सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजय सर सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी देख रहे होंगे हमारे सामने लिखा हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हमें काम आता है। और आप सभी जानते हैं कक्षा 10वीं तक संख्या पद्धति के जितने भी पद्धति हैं, मतलब प्राकृत संख्या से लेकर समिश्र संख्या तक, लगभग 10वीं तक के बच्चों को इसकी जानकारी दे दी जाती है। आपको ये लगता होगा कि 10वीं तक समिश्र संख्या की जानकारी कहाँ दी जाती है, लेकिन यदि बच्चा आयोटा के बारे में, काल्पनिक संख्या यदि पढ़ लेता है तो समझिए लगभग वो समिश्र संख्या के आसपास पहुंच गया है। तो कक्षा 10वीं तक लगभग में सारे संख्या पद्धति का ज्ञान हो जाता है। 6वीं से ही शुरू कर दिया जाता है, 5वीं 6वीं से ही प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। और 10वीं तक लगभग मुझे लगता है कि समिश्र संख्या अंतिम कड़ी है, वहां तक लगभग जानकारी हो जाती है। ये अलग बात है 11वीं 12वीं या उच्च जो कक्षा है उसमें अलग से जानकारी दी जाती है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि संख्या पद्धति का हमारे गणित विषय के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा उपयोगी से जानना। यदि हम संख्या पद्धति को जान जाते हैं तो गणित विषय को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। आप जानते हैं गणित अमूर्त है और उस अमूर्त को हम नोटेशन के माध्यम से समझते हैं। और आप सभी समझते हैं या जानते हैं कि गणित में नोटेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो हम इस संख्या पद्धति को समझने के लिए नोटेशन को भी समझेंगे। ऐसा संख्या पद्धति क्यों हमारे बीच में आया और 7-8 प्रकार की संख्या पद्धति क्यों होती है, ये सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपको रुचिकर लगेगा। तो साथियों, बहुत ज़्यादा बात ना करते हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले क्रम में जो आता है उसका नाम है प्राकृत संख्या, या अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। संख्या पद्धति के अंतर्गत पहले क्रम में आता है प्राकृत संख्या, या इसे अंग्रेजी हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो साथियों, मैं गणित विषय लेकर पढ़ा हूं और मैं ये सच बताना चाहता हूं कि 12वीं तक, इवन बीएससी तक लगभग प्राकृत संख्या के अंतर्गत जो संख्या आती है, जैसे पूछा जाता था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्राकृत संख्या एक समुच्चय है जो 1 से प्रारंभ होती है। 1 2 3 4, मतलब गिनती जो हम लिखते हैं 5 6, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं भी इसे रट लिया था कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि संख्याएं, जो संख्या 1 से, या कोई समुच्चय जिसमें संख्या 1 से प्रारंभ होती है अनंत तक जाती है, या गिनती, या ऐसी संख्या जो प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन इसे प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं ये मुझे पता नहीं था। जब तक मैं पढ़ता रहा तब तक एग्जाम के दृष्टिकोण से बस मैं पढ़ाई करता था कि एग्जाम में क्या क्या आना है, बस उतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं जानना है। शायद समय नहीं था, लेकिन जब से मैं शिक्षक बना तब से, पहले मैं परीक्षा के लिए पढ़ता था, अब ज्ञान के लिए पढ़ने लगा। तब मुझे समझ में आया कि इन संख्याओं का नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा होगा। और आप सभी भी जानते होंगे, नहीं जानते तो आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लगा आज प्राकृत संख्या पर डिस्कस करना चाहिए। हालांकि ये तो 1 मिनट का काम है बताना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहते हैं। 2 मिनट में इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में समझेंगे, या ये समझेंगे कि प्राकृत संख्या प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्यों हमारे बीच में आया, इसका नामकरण कैसे हुआ, कैसे इसे लिपिबद्ध किया गया, इसे समझेंगे तो और आपको मजा आने वाला है। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक मैं हम सभी के लिए गर्व की बात कहना चाहूंगा कि आज जो हम संख्या पद्धति प्रयोग कर रहे हैं, ये जो संख्या प्रयोग कर रहे हैं, इसका नाम है हिंदू अरेबिक संख्या। मतलब इसका मतलब यह हुआ
कि आज पूरी दुनिया जो गिनती जानती है, उसे भारतवासियों ने सिखाया है। हम लोगों ने संख्या पद्धति का आविष्कार किया है, इसलिए इसे नाम दिया गया है हिंदू अरेबिक संख्या। मतलब हिंदुओं ने इसे बनाया, आविष्कार किया, समझाया, अरब वासियों ने समझा इसे, जाना, हम लोगों से सीखा, और पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जहां जहां ये चूंकि व्यापार करते थे, तो सभी जगह इन्होंने फैलाया। तो इस रूप आज हमारे सामने है। तो आज भी कहीं वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाए, तो इन संख्याओं को कहा जाता है हिंदू अरेबिक संख्या कहा जाता है। तो वास्तव में संख्या जो पूरी दुनिया को दिया गया वो हमारी देन है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि संख्या का आविष्कार हम लोगों ने किया है। आइंस्टीन ने कहा है कि हम भारत के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने संख्या हमें दिया। अगर भारतवासी हमें संख्या नहीं दिए रहते तो हमारे कई प्रयोग सिद्ध नहीं हो पाते। तो आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। गिनती जो एक से प्रारंभ होती है अनंत यात्रा प्राकृतिक संख्या को क्यों कहते हैं। तो थोड़ा सा भी यदि हम दिमाग लगाते थे हमको समझ में आता है कि यदि हम गिनना सीखे होंगे जब कभी भी, मैं भी पहले सोचता था कि एक से छोटा शून्य होता है, तो ये गिनती शून्य से क्यों नहीं शुरू किया गया। शून्य से भी स्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन शून्य से स्टार्ट करते वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्या शून्य से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो जब इस शब्द पे ध्यान दिया, इसका नामकरण इस प्रकार से रखा गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। शब्द में क्या रखा गया, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसका मतलब यह है कि जब मानव सभ्यता गिनती सीख रही थी या गिनती का आविष्कार कर रही थी या गिनती को समझ रही थी, जब तब प्रकृति के वस्तुओं के सहारे ही समझिए। प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं गणित अमूर्त है और उसे समझने के लिए मूर्त वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। ये आज की बात है, पहले ये नहीं जानते थे गणित है नहीं है, वो कुछ समझते नहीं थे। लेकिन आप सभी जानते हैं गिनती की आवश्यकता तो उनको पड़ती होगी। तो प्राचीन काल में बहुत पीछे चल जाए, 10,000 साल पहले यदि हम चल जाए, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उनको गिनती की आवश्यकता पड़ती होगी। तो जब वो कबीलों में रहते थे या जनसंख्या बहुत कम थी, कम कम लोग रहते थे घर में, तो बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अब मानव कब गिनती सीख गया उनको पता ही नहीं चला, लेकिन गिनती प्रयोग करना सीख रहे थे वो धीरे धीरे। तो जैसे जैसे उनका संख्या बढ़ा, सभ्यता बढ़ा, उनका उनका दिमाग था विकसित हुआ, वो कृषि करने लगे, जंगल में घूम घूम कर कंदमूल इकट्ठा करने लगे, बहुत सारा पशुपालन करने लगे। तब धीरे धीरे उनको गिनती की आवश्यकता पड़ने लगी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम अपने कुंडली के माध्यम से भविष्यवाणी किया करते थे, तब तक हमारे अंग्रेज और अमेरिका वासी लोग, यूरोप वासी लोग अपने भेड़ों को गिनना तक नहीं जानते थे। उस इतनी आगे थी हमारी सभ्यता, भारतवर्ष की सभ्यता। तो भारतवर्ष के जो भी व्यक्ति रहे होंगे, जो भी हमारा सभ्यता रहा होगा उस समय, वो धीरे धीरे गिनती सीख रहे थे। चलिए थोड़ा चर्चा करते कैसे सीखे होंगे, एक अंदाज लगाते हैं। जैसे कि थोड़ा सभ्यता विकसित हुआ तो वो कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे। तो बहुत पशु पालन करने लगे, मतलब पशुपालन यदि कर रहे हैं तो एक पशु तो रहेंगे नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे बकरी पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, क्योंकि कृषि में ये सहायता करते थे। इससे इनको मांस प्राप्त होता था, इनसे इनको दूध प्राप्त होता था, कृषि में सहायता मिलता था, तो धान गेहूं ये सब लगा पाते थे। बहुत सारा काम वो पशुओं से लेते थे। आज जो हम काम गाड़ी से करते हैं, उस बैलगाड़ी हुआ करता था, पशुओं से बैलगाड़ी भी चलाया करते थे। तो समझिए कि पशुओं से बहुत ज्यादा काम लिया करते थे। तो धीरे धीरे पशुओं की संख्या बढ़ती भी थी, और चूंकि जनसंख्या कम था, लोग जंगलों में रहते थे या वीरानी जगह पर रहते थे, कबीला बना के रहते थे, तो बहुत सारे पशु हुआ करती थी। तो लोग चराने के लिए भी जाया करते थे। अब एक बार जब पशु निकाल रहे हैं तो 10-20 भेड़ बकरी निकल रहे हैं, 8-10 गाय निकल रहे हैं, कुत्ते भी साथ में हैं, तो समझिए कि 50-60-70 पशु हमारे साथ निकलते थे जंगल में चरने के लिए। और इस प्रकार से 60-70 पशु को जब चरा के वो आदमी वापस आता था, फिर से वो
जो पशु को रखने का घर होता है वहां जब वापस ले जाते थे, तो मान लीजिए किसी पशु को यदि शेर खा गया, पशु दूर दूर तक फैल जाते थे जंगल में, शेर खा गया या चीता खा गया या मर गया मान लीजिए किसी कारण से, तो ये उनको पता नहीं चलता था कि हमारे पास पशु कम हो रहे हैं। लेकिन आदमी का दिमाग तब तक ये विकसित हो गया था कि वो अंदाज लगाना सीख गया था। धीरे धीरे को समझ में आने लगा कि हमारे पशु कम हो रहे हैं। तो कितना कम हो रहे ये सोच नहीं पाते थे, कम हो रहे ये अंदाज लगा पाते थे, कितना कम हो रहे ये सोच नहीं पाते थे, या हमारे पास कितना पशु है ये समझ नहीं पाते थे, या तो कम है या ज्यादा है ये तुलना जरूर कर पाते थे कि उनके पास कम पशु है हमारे पास ज्यादा पशु है, ऐसा तुलना जरूर कर पाते थे, तो कितना है ये नहीं जान पाते थे। ये समस्या उनके पास हमेशा होने लगी, कभी पशु घूम जाया करते थे, कहीं मान लीजिए शेर खा गया, चीता खा गया या गुम गया पशु, तो कितना गुमा, कितना हमारा पशु का नुकसान हो गया, ये उनको समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, आज की भाषा में, गणित भाषा में उसे हम एक एक संगतता भी कह सकते हैं या वन वन कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया होगा ये मेरा अंदाज है या मैं जो आज तक समझा हूं, तो उन्होंने एक तरीका आजमाया कि मान लीजिए एक गाय निकल रहा है तो एक गोटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, उसके संगत में एक गोटी रख लेते थे, दूसरा गाय निकला तो दूसरा गोटी रख लेते थे, तीसरा गाय निकला तो तीसरा गोटी रख लेते थे, चौथा बकरी निकला तो एक गोटी और रख लेते थे। इस प्रकार से जितने पशु बाहर निकलते थे चरने के लिए, उतने उसके संगत में वो गोटियों को अपने हाथ में रख लिया करते थे, पोटली बनाकर रख लिया करते थे। चराने चले गए और चरा के जब वापस आए तो थोड़ा सा मेहनत करते थे, जैसे जैसे पशु अंदर जाते थे, एक एक पशु अंदर करते थे, वैसे वैसे एक एक गोटी भी रखते जाते थे। अंत में 5 गोटी बच गया मान लीजिए, अभी मैं 5 कह रहा हूं, उनके लिए ये समझ में आया कि जितने गोटी मेरे पास बच गए उतने पशु मेरे घर वापस नहीं आए हैं। तो फिर वो ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे, 2-3 लोग, कहाँ चले गए, इतने पशु हमारे पास तो वापस आए नहीं है, तो कितना दिमाग आया उन्होंने, तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। तो संयोगवश मान लीजिए 2 बकरी मिल गई वापस, तो फिर 2 गोटी निकाल दिए, 3 फिर पशु नहीं मिलते थे, तो समझ जाते थे इन गोटी के संगत में पशु या तो गुम हो गई है या पशुओं के द्वारा जो आदमखोर है उनके द्वारा खा लिया गया है, ऐसा समझ जाते थे। इस टाइप से धीरे धीरे दिमाग में आने लगा। और क्या होता होगा सोचते हैं, वो कंदमूल भी इकट्ठा करते थे, मान लिया 2-4 कंदमूल लाए तो समझ में आता था ठीक है 2-4 हमारे पास है, वो 2-4 अभी मैं कह रहा हूँ नहीं जानते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा कंदमूल इकट्ठा कर लेते थे तो कितना है हमारे पास वो जान नहीं पाते थे। या मान लिया 10 ही कंदमूल, जैसे 10 आम वो लेकर आए और एक परिवार है, तो कोई चोरी से 1-2 आम खा लिया तो उनको पता चलता था कि ये आम कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है ये उनको पता नहीं चल पाता था। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि चलिए मैं आम ऐसा रख बनाया हूं, ये आम है ये, तो उसके ऊपर एक लकीर खींच दिया करते थे, वो पत्थर पत्थर से ही दीवार के ऊपर लकीर खींच दिया करते, आपको रख लकीर खींच दिया करते थे। अब कोई भी व्यक्ति एक भी आम खाएगा तो उसके जगह आम दिखाई नहीं देगा, तो समझ जाते थे कि एक आम चोरी हो गया है, किसी ने खा लिया है। वो एक नहीं जानते थे कि इस पंक्ति के संगत में जो आम था उसे किसी ने खा लिया है। मान लीजिए यहाँ का भी आम किसी ने खा लिया तो समझ जाते थे ये जो हम लाइन खींचे हैं इसके संगत में जो आम मैंने रखा था किसी ने ले लिया, बच्चे ले लिए, कोई भी ले खा गए। किस प्रकार से गिनती का प्रादुर्भाव उनके मन में हो रहा था। आज भी आप देख सकते हैं कि गुफाओं में, पुराने गुफाओं हैं, शायद अजंता एलोरा गुफा है, उसमें आज भी गुफाओं की दीवार में लाइंस खींचे हुए हैं। हमारे जो पूर्वज थे 10-20 हजार साल पहले जब गिनती सीख रहे थे तब ये उस समय का लाइन खींचा हुआ आज भी, तब वो गिनती सीख रहे थे, कहीं कहीं दिमाग में आ रहा था कि गिनती हम सीख रहे, भले बोलना नहीं जानते थे, समझते थे। अब देखिए ऐसे समझे तो गिनती कौन कौन जानता था, हमको लगता है गिनती केवल आदमी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है, गिनती पशु भी जानते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा पशु गिनती कैसे जानते हैं, तो उदाहरण दे सकता हूं मैं। जैसे गाय है, गाय के 2 बछड़े हैं, वो चरने चले गए, गाय जब वापस आई तो एक ही बच्चा उसके साथ वापस आया, तो गाय को पता चलेगा कि भाई एक ही आया, ज्यादातर ही इसको एक कहते हैं, लेकिन समझ जाए कि एक बच्चा वापस आया, एक बच्चा वापस नहीं आया, फिर दोबारा गाय खोजने के लिए जाएगी, अब खोज के एक ही लाएगी, 2 लेकर नहीं आएंगे। तो उन पशुओं के अंदर भी गणित की समझ है, उनका तरीका अलग है। हाँ ये कह सकते हैं हमारे तरह गिनती वो नहीं जानते कि उनके 100-200 बछड़े हो गए
उससे 50 गुम हो जाएंगे तो पता चल जाएगा 50 गुम हो गए, नहीं। लेकिन कम मात्रा में गिनती जानते हैं। 2-4 यदि बछड़े उनके हैं तो 1-2 गुम हो जाए तो 2 ही ढूंढ के ले आएंगे, तीसरा ढूंढ के नहीं लाएगा, किसी और बछाव करके नहीं आएगा। तो पशुओं के अंदर भी गिनती की समझ होती है। मुर्गी को देखिए 20-21 दिन तक अंडा कह सकती है, तो कहीं ना कहीं 21 तक का अवधारणा उनके मन में है। मुर्गी के मन में कहीं कहीं तक 21 का अवधारणा है, 21 तक गिनती वो भी जानती है, पता नहीं उसको कैसे गिनते हैं। अंडा सेक रही 21-22 दिन तक सेकती है वो। तो पशु भी गिनती जानते हैं, हम भी जानते हैं। पशु बोल नहीं पाते हैं और हम लोग दिमाग बहुत ज्यादा है, भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है तो हम बोल पाते हैं गिनती। 1-2-3 नामकरण कर दिए, पशु नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ भी 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग काम आ रहा है, एक एक संगतता हिंदी में कहे तो काम आ रहा है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कब तक हम पोटली में गोटी रखते रहेंगे। उन्होंने हर जानवर के लिए एक एक खूंटा ठोक दिया, जो भी चारागाह होता है जहां जानवर को बांधा जाता है। और जब जानवर वापस आते थे तो हर खूंटी वो बांधते थे। तो मान लीजिए 3 खूंटी बच गया जिसके जानवर वापस नहीं आए, तो समझ आते थे कि इन इन खूंटी के संगत में हमारे जानवर वापस नहीं आए। तो वहां भी उनको समझ में आने लगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई उनको गिनती की आवश्यकता पड़ने लगी, बहुत सारे कंदमूल आने लगे। अब मान लीजिए 100-200 कंदमूल इकट्ठा कर लिया एक परिवार, तो दिख तो रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना वो पता नहीं चलता था। तो उन्होंने एक और काम किया होगा कि भाई इतने सारे को हम गिन तो नहीं सकते हैं, तो चलो टोकरी में रखते हैं। तो टोकरी टोकरी में कंदमूल को रखते थे। जानते थे कि ये जो टोकरी रखा हुआ है, टोकरी पर लाइन खींच देते थे। मान लीजिए 5 टोकरी है उनके पास में, 5 टोकरी है, इस सब में आम रखा हुआ है, जो भी सेब कुछ भी जो भी इकट्ठा के कंदमूल रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा हो गया इसलिए टोकरी पर रख दिया वो। अब उसके ऊपर लाइन खींचे, समझ गए कि इस टोकरी ऊपर जो लाइन खींचा हुआ है उतने हमारे पास आम है। फिर खाते रहते थे, जैसे खत्म होता था, मान लीजिए 1 महीना में 1 टोकरी खत्म हो गया तो उसे हटा देते थे। तो समझ में आता था ये इस पंक्ति के संगत में जो हमारा टोकरी था वो हमारे पास खत्म हो गया है। इस प्रकार से कहा गया है कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। उसी प्रकार से इस प्रकार मानव जो है धीरे धीरे गिनती की समझ अपने दिमाग में विकसित करना शुरू किया। अब सवाल ये आता है कि भाई 1 2 3 4 बोलना कैसे सीखे होंगे, 1 2 3 कैसे आया होगा। तो देखिए पूरे दुनिया में हर सभ्यता में जो भी सभ्यता हो, चाहे हमारे भारतवर्ष की सभ्यता हो, अफ्रीका की हो, चाहे यूरोप की सभ्यता हो, सबको गिनती की आवश्यकता पड़ रही थी। धीरे धीरे सब सीख ही रहे थे गिनती। तो ये नामकरण कैसे हुआ ये तो कोई शायद नहीं कह सकता है कि 1 को 1 क्यों कहे होंगे, 2 को 2 क्यों कहे होंगे, 3 को 3 क्यों कहे होंगे। ये थोड़ा मेरे लिए कहना मुश्किल है क्यों कहे होंगे। लेकिन थोड़ा भी हम आगे जाते हैं, एक सवाल और भी आता है जो मैं सोचा करता था कि जब पढ़ता था तो मैं सोचा करता था कि पहले ये लिपि पहले मनुष्य लिखना सीखा होगा कि पहले गिनती बोलना सीखा होगा। मनुष्य पहले लिखना सीखा होगा कि पहले बोलना सीखा होगा। तो निश्चित रूप से मनुष्य आवश्यकता के अनुसार पहले गिनती बोलना सीखा होगा। जब हमारे पास 10 नहीं था तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राम, 11 12 13 14 15 16 17 20 की जगह श्याम बोला करते थे। बाद में और आगे बढ़ा तो 10 20 30 कहना शुरू किए। तो नामकरण तो हुआ हो किसी एक मनुष्य तो नहीं किया होगा, किसी एक विद्वान ने नहीं किया होगा इसका नामकरण। आपस में जब बैठते होंगे तो कई लोग मिलके किए होंगे, कोई अलग नाम रखा होगा, किसी ने अलग नाम रखा होगा। सभी संख्याओं का नाम किसी एक मनुष्य तो रखा ही होगा। ना जाने कितने सालों में नाम विकसित हुआ होगा। तो नाम पे थोड़ा चलते हम लोग। तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो मतलब कुल मिलाकर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल मिलाकर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि अब मैं जितनी सारी बातें किया, कंदमूल इकट्ठा करते थे वैसे रखते थे एक एक संगतता में, वो जानवर को बांधते थे तो ऐसा एक एक संगतता में रखते थे। मान लीजिए चावल धान बहुत ज्यादा हो गया तो उसको भी टोकरी में रखते थे। उनको नहीं पता होता था कितना हमारे पास चावल है, बहुत ज्यादा दिखता था, धान बहुत ज्यादा दिखता था, गेहूं बहुत ज्यादा दिखता था, लेकिन कितना ये पता नहीं चलता था। टोकरी में रखना शुरू किए और लाइन खींचा शुरू किया, तब पता चला कि हमारे पास इतना सारे, जितने लाइन खींचते सारे। तो क्या देख रहे हैं आप सभी कि मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित हो रहा है वैसे वैसे प्रकृति के चीजों से, प्रकृति के वस्तुओं से
कंकर पत्थर का प्रयोग करके, लाइन का प्रयोग करके, खूंटी का प्रयोग करके वो गिनती की समझ विकसित कर रहे थे। मतलब अब सोचिए आप, आदमी, अब मैं मेन बात बताने वाला, आदमी जब सबसे पहले यदि कुछ सीखा होगा, एक ही सीखा होगा, सुनने के बाद थोड़ी सीखा होगा। एक आम ले, एक आम कहीं से मिला होगा, एक पत्थर कहीं उठाया होगा, वो प्रकृति के चीजों से ही वो सीखा होगा, सबसे पहले एक ही सीखा होगा। वो शून्य कैसे जानेगा वो? मैं उठा रहा हूँ, शून्य चीज उठा रहा हूँ, ऐसा कुछ कह सकता है? वो नहीं कह सकता। सबसे पहले एक के बारे में सोचा होगा, ये कितना है मेरे पास, तब ऐसे से और पेन मिल गए होंगे। तो ये तो मैं पेन कह रहा हूँ, मान लीजिए ये लकड़ी है, एक और लकड़ी मिल गया तो उसको दो कहा होगा। सबसे पहले एक से ही शुरू किया होगा वो समझना, क्योंकि आदमी किसको समझता है? जो चीज दिखता है उसको समझता है। तो दिखने वाला चीज पहले एक है, फिर और मिला दे दो हो गया, और मिला दे तीन हो गया। तो मुझे लगता है कि गिनती की जब शुरुआत आदमी के दिमाग में हुआ होगा या समझ विकसित करना शुरू किए होंगे, तो सबसे पहले एक ही वस्तु को देखे होंगे ना, एक पत्थर, एक कंकड़, एक आम। तो इसलिए चूंकि प्रकृति के वस्तुओं से सीखे हैं, तो इससे शुरुआत कहां से हुआ? एक से हुआ। प्रकृति के वस्तु सीखे हैं, इसलिए क्या होगा? वो संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या रखने का मतलब यही है कि मनुष्य गिनती एक से सीखा, ठीक है, और किससे सीखा? प्रकृति के वस्तुओं से सीखा। इसलिए इस गिनती को हम एक से शुरू करते हैं, और इस संख्या को, जितनी भी संख्या लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है, प्रकृति के वस्तुओं से सीखा है, और जब भी सीखा एक से सीखा। इसलिए प्राकृत संख्या हमेशा कहां से प्रारंभ होती है? एक से प्रारंभ होती है। ये था प्राकृत संख्या का छोटा सा एक इतिहास, कैसे कैसे हमारी सभ्यता में परिवर्तन हुआ होगा, कैसे कैसे लोगों को आवश्यकता पड़ा होगा, तो वो गिनती को समझना सीखे होंगे। तो आप लोग सभी समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या नाम क्यों पड़ा, और प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ क्यों होती है। तो फिर इसमें आपको रिपीट कर देना चाहूंगा कि मनुष्य ने गिनती प्रकृति के वस्तुओं से सीखा है, और जब भी, चूंकि हम जिसे देखते उसे ही समझते हैं, सबसे पहले हम एक ही वस्तु को देखे होंगे, कभी एक आम को ही गिरते देखे होंगे, एक लकड़ी को देखे, एक पत्थर को देखे होंगे, एक जानवर को देखे होंगे। इसलिए प्रारंभ कहाँ से होगा? वो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हुआ होगा समय एक हुआ होगा। इसलिए कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से। ये प्राकृत संख्या का एक छोटा सा इतिहास मेरे अनुसार था। दूसरी बात, और तो आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में ये आता है कि इसका नामकरण कैसे हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो नामकरण किया है, नामकरण एक ही बार में एक दो तीन चार नहीं रखा गया, कई बार संशोधन भी हुए होंगे, बदलाव किया गया होगा। तो एक दो तीन चार, शायद 19 तक नामकरण क्यों हुआ, 19 को 19 क्यों कहते हैं, 12 को 12 क्यों कहते हैं, 11 11 क्यों कहते हैं, ये शायद मुझे भी ठीक से पता नहीं है। लेकिन 20 के बाद नामकरण क्यों पड़ा होगा, ये शायद मुझे पता है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में तो बहुत आसान होता है, आप देखे होंगे अंग्रेजी में गिनती सिखाना बहुत आसान होता है, विशेषकर 20 के बाद। 20 के बाद अंग्रेजी में कैसे बच्चे याद करते हैं, उनके लिए अंग्रेजी गिनती सीखना बहुत आसान होता है। 21, 22, 23, 30 का 31, 32, 30 बोलते जाओ, 1 2 3 बोलते जाओ। तो अंग्रेजी का गिनती सीखना बच्चों के लिए ज्यादा आसान होता है, और हिंदी का गिनती सीखना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। 69, 79, 89, ऐसा जब जो बोलते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है, 69 कैसे लिखते हैं, 89 कैसे लिखते हैं, 79 कैसे लिखते हैं। लेकिन आज मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगा उससे शायद आप लोग भी जान जाएंगे। चलिए कुछ नाम को देखते हैं। जैसे 21, 22, 23, और कुछ ले लेते हैं, मैं 33, 34, 35, 38, चलिए कुछ भी मैं लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, 38 और 29, अंग्रेजी का लिखता हूं, अंग्रेजी का भी लिख देता हूं,
21, 22, क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया। देखिए हमारा भी जो हिंदी का गिनती जो बनाया गया है वो सोच समझ के बनाया गया है। और आप देखेंगे 21 का मतलब क्या होता है, 22 का मतलब क्या होता है, 23 का मतलब 21, इक मतलब एक, और इस मतलब 20 समझिए, एक धन 20। आप देख सकते हैं 21 में पहले इकाई को बोला जा रहा है, फिर दहाई को बोला जाता है। ठीक, 22 बा मतलब 2 होता है, बाइनरी बा, बा मतलब क्या होता है 2, ये बा, इस मतलब 20, 20 का इस लिया गया है। 23 ते मतलब 3 होता है, और इस 20 का इस लिया गया है 20। इन सभी संख्याओं के नाम को जब मैं तोड़ रहा हूं, तोड़ के मैं समझ रहा हूं, 21 में एक धन 20, 22 में बा धन 20 समझिए, और 23 में ते धन इश लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे गिनती में इकाई का उच्चारण पहले होता है, दहाई का बाद होता है। अंग्रेजी में आइए, 21, 20 मतलब 20, 1 मतलब 1, 20 धन 1 हुआ। 22, 20 मतलब 20 और 2 मतलब 2। अंग्रेजी में क्या देखते हैं कि दहाई का उच्चारण पहले होता है, इकाई का उच्चारण बाद में होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। हिंदी की गिनती में इकाई का उच्चारण पहले होता है और दहाई का उच्चारण बाद में होता है। ये तो सिस्टमेटिक है स्थानीय मान के हिसाब से। स्थानीय मान में इकाई पहले आता है, दहाई बाद में, सैकड़ा उसके बाद में। देखिए अंग्रेजी में देखिए, पहले दहाई आ रहा है फिर इकाई आ रहा है। 20 दहाई है, 1 इकाई है, 20 दहाई है, 2 इकाई है। कितना वैज्ञानिक रूप से लिखा गया हमारा हिंदी का गिनती। 38 अड़ मतलब 8 होता है, और 30 मतलब 30 होता है। 29 उन मतलब पहले होता है पूर्व में, और 30 मतलब 30 होता है। तो 30 के पहले जो भी संख्या है उसे क्या कहेंगे, 29 कहेंगे। कितना वैज्ञानिक रूप से लिखा हुआ है। 79, 81, एक धन 80, 81। 75, 75, 75, पच मतलब 5 हुआ, धन 70 का 70 लिया गया है, 570। तो देखिएगा 21 से लेकर 99 तक का गिनती के उच्चारण में इकाई पहले आता है, दहाई बाद में आता है। किसमें, हमारे हिंदी वाले गिनती में। तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई बोल देगा 79 मतलब उन धन 79, 79, उन मतलब पहले, यासी मतलब 80, 80 के पहले जो संख्या होगा क्या होगा, 79। अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। 69, 59। तो हमारा देखिएगा हिंदी का गिनती की जिन्होंने भी रचना की, नामकरण जिन्होंने भी किया होगा, बहुत वैज्ञानिक तरीके से किया होगा कि पहले इकाई हम बोलेंगे फिर दहाई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 अंकों का गिनती हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए थोड़ा सा अलग है। इसमें इकाई पहले बोलते हैं, दहाई बाद में। इसमें दहाई पहले बोलते हैं अंग्रेजी में, इकाई बाद में। लेकिन जब 3 अंक का गिनती शुरू होता है, 100 या 101 बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में 101 बोलते हैं। तो वहां से हिंदी और अंग्रेजी का गिनती का नामकरण समान हो जाता है। ठीक है, 101, 101 अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 101। तो आप देखिएगा 3 अंक का जब गिनती प्रारंभ होता है, 3 अंक से 101 से फिर आगे अनंत तक गिनती हिंदी और अंग्रेजी का एक जैसा हो जाता है। अच्छी बात है। तो इस प्रकार से देखिए नामकरण, प्राकृत संख्या का नामकरण जो हम हिंदी का गिनती सीखे हैं उसका नामकरण इस प्रकार से हुआ है, अंग्रेजी का इस प्रकार से हुआ है। क्या विशेषता थी इस पर आज हम लोग चर्चा किए। इन दोनों के गिनती में क्या विशेषता, इस पर हम लोग चर्चा किए। और ये भी चर्चा किए प्राकृत संख्या का नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा, और प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ क्यों होती है। तो मुझे लगता है साथियों, मेरे पास जो ज्ञान था प्राकृत संख्या के बारे में, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ, और निश्चित रूप से आप लोगों को थोड़ा सा मजेदार लगेगा। तो इसी प्रकार से आप लगे रहिए। आगे हम कल चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में।
क्योंकि मैं डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए संख्या पद्धति को एक ही बार में सभी संख्या पद्धति को नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं डिटेल बता लूंगा, हर संख्या पद्धति पर विस्तृत चर्चा करूंगा, एक एक संख्या पद्धति पर। आज प्राकृतिक संख्या होगा, कल पूर्ण संख्या होगा, उसके आगे फिर भिन्न होगा, उसके आगे फिर परिमेय संख्या होगा। ऐसे हम एक एक स्लॉट में चर्चा करेंगे ताकि आप विस्तृत रूप से समझ पाए। और इस संबंध में आपको और भी कोई जानकारी, आपके पास कोई नया जानकारी हो तो आप इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।